हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अ डिटेल रिवीजन लेक्चर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कैपिटल बजटिंग। यस सर, ये चैप्टर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करके देगा। ये चैप्टर आपको ना कि सिर्फ इंटर लेवल में बट फाइनल लेवल में भी ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। इंटर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, फाइनल में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, फिर भी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअली इसका समझते नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले मैं इस चैप्टर का आपको बेस बताऊंगा कि ये चैप्टर एक्चुअल में होता क्यों है क्या नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में रिवीजन लेक्चर होने वाला है। आई थिंक ये मैं 2 पार्ट में भी अपलोड कर दूंगा, बट मैं ये चैप्टर इतना ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा कि इसमें हर एक चीज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। यस सर। एंड ये रिवीजन लेक्चर के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसीलिए अपन आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है कैपिटल बजटिंग। ठीक है सर। सर कैपिटल बजटिंग मतलब क्या? कैपिटल बजटिंग मतलब ये नहीं कि आप जो कैपिटल रेस करते हो ना कंपनी के लिए, ये उसके रिलेटेड चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आपको करने रहते हैं ना, उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, पता है अपना मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसको ना एक जमशेदपुर में या फिर जोधपुर में या फिर कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में एक फैक्ट्री डालनी है, बराबर। फैक्ट्री डालनी है, कितने की फैक्ट्री डालेगा? एक आदमी फैक्ट्री कितने की डालेगी? 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, उसको बहुत बड़ी डालनी है। उसको एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री डालनी है, उसको एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री डालनी है। उसको 10,000 यूएस डॉलर की फैक्ट्री डालनी है। कितने की डालनी है? 10,000 यूएस डॉलर में 10,000 करोड़ यूएस डॉलर की उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसको करनी है। सर इतना पैसा होता है? होता है। ठीक है, आप मान लो होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है हमको इन्वेस्टमेंट करना है। इतना मान लो कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्लियर है सर? अब इतनी बड़ी जब इन्वेस्टमेंट आपको करनी रहेगी तो क्या लगता है आपको, ये पैसा इतना लिक्विड कैश मुकेश अंबानी के पास रहेगा क्या? इतना लिक्विड कैश किसी के पास रहेगा क्या? अभी आपने सुना रहेगा कि इलॉन मस्क दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर बना। क्या लगता है आपको, वो ट्रिलियनियर बना इसका मतलब क्या उसके बैंक अकाउंट में 1 ट्रिलियन जो भी डॉलर जो है वो रहेगा क्या? नहीं। ट्रिलियनर बना मतलब उसकी वैल्यूएशन ट्रिलियनर हुई। ठीक है सर। इसी तरह से मुकेश अंबानी के पास भले अभी आपको दिखता रहेगा कि कितने बिलियन डॉलर्स का पैसा है, बट वो उसके पास कैश नहीं है, वो उसके पास एज अ वैल्यूएशन है, उसके शेयर्स की वैल्यू है, उसकी कंपनीज की वैल्यू है। ठीक है। तो उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो इतना बड़ा अगर किसी को पैसा लगना है तो वो क्या करेगा? थोड़ा पैसा खुद डालेगा, थोड़ा पैसा नए इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करेगा, नया थोड़ा पैसा बैंक से लोन लेगा, बॉन्ड्स लेगा, डिवेंचर्स लेगा, इंटरनेशनल मार्केट से रेस करेगा। ये सारी चीज हम फाइनल लेवल पे तो पढ़ते ही है। ऑब्वियसली मैं ही आपको एसएफएम भी जो है फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूँ। ठीक है सर। सो ये सारी चीजें जो वो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इतने बड़े बड़े अमाउंट जब उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो उसकी प्लानिंग क्या लगता है आपको कि ऐसे रहेगा क्या? सुबह ठान लिया मुझे आज इधर फैक्ट्री डालनी है, मैं मुकेश अंबानी हूं, मैंने डाल दी। ऐसे होगा क्या? हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि मुकेश अंबानी ने खरीद समय सोच लिया कि उसको सुबह एक दोपहर तक लाल कलर की रेड फेरारी, जैसा मैंने शर्ट पहना रेड फेरारी चाहिए, तो वो ले लेगा क्या? यस, उसके लिए वो छोटी अमाउंट है। बट जब इतनी बड़ी कंपनी की अमाउंट डालनी है, इतनी बड़ी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में उसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको हमारे जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग लगेंगे जिनको कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्वियसली परमिटेशन कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्या, अगर कोई सिचुएशंस क्या हुई तो कैसे होगा। मतलब क्या, आप इमेजिन करो जैसे कि फॉर एग्जांपल से, यस, क्या है ये है अपने, ये है अपने एमबी मतलब कौन? मुकेश भाई। ठीक है, मुकेश अंबानी भाई। इसको कितने की फैक्ट्री डालनी है? इसको डालनी है 10,000, 10,000 करोड़ ही रखते हैं अब तक। 10,000 करोड़ की उसको फैक्ट्री डालनी है। अब 10,000 करोड़ की फैक्ट्री डालने के लिए आपको क्या लगता है वो सुबह उठेगा कि भाई मैं मुकेश अंबानी हूं, मैं 10,000 की करोड़ की फैक्ट्री डाल दूंगा दोपहर के दोपहर में? ऐसे होगा क्या? नहीं। बट अगर मुकेश अंबानी को लेना रहेगा कि क्या लेना है, उसको फेरारी लेनी है। कितने की फेरारी है? 4 करोड़ की। सर 4 करोड़ बड़ी अमाउंट है ना, मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। तो वो दोपहर तक फेरारी तो ले लेगा, बट जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसे करनी है,
तब वो क्या बोलेगा कि भाई इतना बड़ा पैसा लग रहा है, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद का पैसा डालना पड़ेगा, शेयर होल्डर से पैसे रेज करने पड़ेंगे, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, डिबेंचर्स रेज करने पड़ेंगे, बॉन्ड्स रेज करने पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो अलग अलग सोर्सेज से उसको कैपिटल रेज करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से उसको पैसा रेज करना पड़ेगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। एंड अगर बाय चांस ऐसा मान लो कि ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया, क्या हो गया, ये पैसा प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया, चला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका भी पैसा डूबा, इनका पैसा डूबा, इनका पैसा डूबा, इनका पैसा डूबा, मुकेश अंबानी बर्बाद हो जाएगा भाई, इतने सारे लोगों के पैसे डुबाएगा। आपको क्या लगता है कि बैंक का अगर ये पैसा डुबाएगा तो बैंक ऐसे ही छोड़ेगी क्या? नहीं, बैंक इसके क्या करेगी, असेट्स बेच देगी, डिबेंचर होल्डर इसके असेट बेचेंगे, बॉन्ड होल्डर इसके असेट बेचेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि शेयर होल्डर्स आगे से इसके किसी कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, अगर दूसरी कंपनी में डाले रहेंगे तो वो भी निकाल के लेंगे, बोलेंगे भाई ये भरोसे लायक आदमी नहीं है, इससे धंधा करना सही बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि उसका ओवरऑल बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्लियर है सर? इसीलिए कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, जब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में फैक्ट्रीज, मशीनरीज, सर मशीनरी क्यों होता है ना कि कोई अगर फॉर एग्जांपल से मुझे बहुत बड़ी मशीनरी इन्वेस्ट करनी है जिसकी पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट है 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ की फैक्ट्री है भाई, बट 1000 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ की जो है ना वो लैंड है। हम्म, बाकी के 100 करोड़ का अदर चीजें, शेड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बट 800 करोड़ की तो मशीनरी लग रही है मेरे को। 800 करोड़ की एक ऐसी मशीन है जो पूरा फैक्ट्री का काम संभालती है। तो ये जो मशीनरी हो गया, इसका पार्ट अगर ये हमें रिप्लेस करना है कि नहीं, क्या हमने नई लेनी चाहिए या नहीं, ये सब की चीजें जहां पे मेरा बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। आप सोचो आपके लिए बड़ा पैसा क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल से यहीं पे घर लेने वाले हो, ये हो सकता है आपके लिए बड़ा खर्चा कि घर लेना, भाई घर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आप घर लेने के पहले क्या सोचोगे कि यहाँ पे मुझे कौन से बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता मिलेगा, ठीक है, आप देखोगे कि भाई मैं जहां घर ले रहा हूँ वहां का लोकेशन कैसा है, आजू बाजू में लोग कैसे हैं, क्या वहां पे ग्रीनरी, गार्डन, प्लेग्राउंड है क्या वहां पे कोई डंपिंग ग्राउंड है क्या? ऐसा समझा कि मैंने घर लिया भाई, नीचे ही कचरा कुंडी है, नीचे ही नाला है, लोग उधर थूक रहे, गंदी गंदी चीजें कर रहे हैं, तो आप वहां पे घर लोगे क्या? नहीं। आप वहां पे एक बार घर लोगे, ऐसा बोलोगे क्या कि आज के लिए मैंने एक दिन के लिए इधर घर लिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं बेच दे रहा हूँ? ऐसे नहीं होता बेटा, बहुत बड़ी चीजें इन्वॉल्व होती है। सेम चीज होती है कैपिटल बजटिंग भाई, बिजनेस के एंगल से सोचो कि आप अपने खुद के एंगल से सोचो कि आपको अगर बिजनेस डालना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है सर, सोचो जरा 2 मिनट में, इसको अगर किसी को भी ड्राइंग देखनी है तो आप देख सकते हो, मैं एक सेकंड पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, पानी पी लो चाहिए तो। यस सर। सो ये है पूरा ओवरऑल कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बजटिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमसीक्यू, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 16 मार्क के लिए आता है ये, बराबर। और रियल लाइफ में आपके 16,000 करोड़ लगे होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को, एक बेस समझा आपको? सो कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक। क्या पढ़ा हमने? डिसीजन, कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ठीक है। इज अ टेक्निक, वहां पे क्या करते हैं हम, इन्वेस्ट करते हैं किसमें, इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज क्यों? क्योंकि भाई अगर ये मैंने फैक्ट्री डाली, ये मैंने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए, ये मैंने मशीनरी डाली, क्या लगता है मशीनरी, फैक्ट्री, प्रोजेक्ट ये कब तक चलते हैं? ये 10-10 साल, 20-20 साल एटलीस्ट चलते हैं। फैक्ट्री डाली तो वो 20-40-50 साल चलेगी, मशीनरी, कोई भी मशीनरी में इन्वेस्ट करो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलेगा, प्रोजेक्ट चलते हैं 10-10 साल, ठीक है। ये आपने, इन्होंने, मुकेश अंबानी ने जियो का लॉन्च किया, क्या लगता है उन्होंने जियो कब लॉन्च किया? कुछ तो भी 15-16 के अराउंड, 2016 के अराउंड जियो लॉन्च किया। बट उन्होंने उसकी प्लानिंग पता है कब से स्टार्ट की थी? उन्होंने प्लानिंग 10-11 से ही चालू की थी। तभी से उन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, पाइपलाइंस मतलब वो इंटरनेट के केबल डालना चालू कर दिए थे, तब जाके वो इतना सब कुछ जो है कर पाए। क्लियर है सर? एक सेकंड, ठीक है।
तो ये जो है प्रोजेक्ट, ये 20-20 साल चलने वाले हैं। और आप क्या लगता है आपको, 20 साल की चीज अगर कोई खराब चीज निकली, ये मैंने मशीनरी डाली, जो मशीनरी मेरी क्या बनाती है, ये मशीनरी मेरा पानी की बोतल बनाती है, ठीक है, ये क्या बनाती है मेरी पानी की बोतल। सर ये कौन सी बोतल है, इसे बनाते हैं पानी की बोतल, ये ऐसी, ये बॉटल बनाई और ये इसकी कैप है, ठीक है, ये पानी की बोतल बनाती है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, पानी की बोतल प्लास्टिक से लेके बोतल तक सब चलाते हैं, बट ये मशीनरी क्या करता है पता है, बाकी सब बोतल एकदम परफेक्ट बनाता है, बट पानी गंदा पानी देता है, उसमें अच्छा पानी नहीं देता। तो क्या लगता है आपको, ये मशीनरी कुछ काम की है या नहीं काम की है? भाई आपकी बिजनेस बंद हो जाएगा, आपको ऐसा करने मशीनरी तुरंत बेचनी पड़ेगी, इसलिए रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, वहां पे क्या आता है, यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट ओवर सीरीज ऑफ ईयर्स। सीरीज ऑफ ईयर्स मतलब क्या, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 10 साल, हर रोज पैसा आ रहा है, हर रोज मैं बॉटल बना रहा हूँ, हर रोज बेच रहा हूँ, 20 साल तक मैं यही करूंगा सेम मशीनरी के साथ। ठीक है, क्या होता है इरिवर्सिबल कमिटमेंट। इरिवर्सिबल कमिटमेंट मतलब क्यों, अब मुझे एक बात बताओ, ये हुआ, ये कौन है, ये है मीनू। ये मीनू नाम की लड़की ने, दो चॉइस है उसके पास। चॉइस नंबर ए, कि ये एक ए नाम के लड़के से शादी करे, जो क्या करेगा, इसको जिंदगी भर क्या रखेगा, मीनू को खुश रखेगा। ये उसके साथ घूमेगा, ट्रिप्स करेगा, उसकी और मीनू की मैचेस भी अच्छे खासे होते हैं, बोलते हैं ना, सब कुछ है, ये कंप्लीटली उसके लिए ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, ये है उसके लिए ग्रीन फ्लैग। तो दूसरा क्या है, दूसरा है इंसान बी, सी नहीं बी, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत ही एंग्री है, गुस्से वाला है, बहुत उल्टी सिल्टी चीजें बोलता है, ये पूरा का पूरा रेड फ्लैग है, ठीक है। तो क्या लगता है आपने, मीनू ने किससे शादी करनी है, ग्रीन फ्लैग वाले से या रेड फ्लैग वाले से? करेगी वो रेड फ्लैग वाले से? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, करे वो ग्रीन फ्लैग वाले से, और रेड फ्लैग वाले से उसने नहीं करनी चाहिए, क्लियर है, उसने रेड फ्लैग वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये करेगी, ग्रीन फ्लैग वाले से शादी करेगी, तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी निकलेगी, वो जिंदगी भर खुश रहेगी, इसीलिए, वरना उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इरिवर्सिबल कमिटमेंट है, एक बार जैसे इसने शादी कर ली तो कर ली, कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होता अपने में, इसी तरह ये है इरिवर्सिबल कमिटमेंट। अरे भाई अगर मशीनरी आप बोलोगे आज ले ली कल काम की नहीं है, बेचने जाओगे तो कितना खर्चा आएगा उस सब में, ठीक है। आप बोलोगे अगर स्क्रैप वैल्यू तो मिलेगी ना, अरे भाई स्क्रैप वैल्यू ऐसे थोड़ी अच्छी मिलती, अगर आपने आज 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली, कल वो अगर आप बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू 60-70% ही रह जाएगी, 70% भी बहुत बोल रहा हूँ, 50% 60% ही वैल्यू आपको मिलती है नेक्स्ट डे भी, ठीक है सर। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, क्या चाहिए हमें, प्रॉपर प्लानिंग। इसे हवा में उठ के डिसीजन हम यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है सर। नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग, ऑब्वियसली नेचर क्या रहेगा, इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड सो ऑन, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो मशीनरी हो गई, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक बार मैंने आपको पूरे चैप्टर का बेस समझा दिया, उसके बाद आपको ये चैप्टर का थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट जब तक आप ये समझोगे नहीं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं रखोगे, भाई ये कर क्यों रहे, ये कैलकुलेशन चल क्या रहा है, ठीक है सर। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फिक्स्ड एसेट है, सो ऑन, ठीक है। आउटले ऑफ रिसोर्सेस बेनिफिट ओवर एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, मैं आज खर्चा करूंगा, आज खर्चा करूंगा, बट इसका बेनिफिट मुझे अगले कई सालों के लिए जो है मिलेगा। एक दिन के लिए आउटफ्लो बट कंटिन्यूस इनफ्लो, ऑब्वियसली डे खर्चे भी हो जाएगा, बट नेट इनफ्लो जो है हमारा आना चाहिए, क्लियर है। सो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है कि नीड ऑफ कैपिटल वेटिंग की एक्सपांशन। मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, क्या मैं पहले क्या करता था, पहले मैं सिर्फ ये रिमोट बेचता था, एसी का रिमोट बेचता था। अब मैं बोलूंगा भाई मैं रिमोट इतना अच्छा बनाता हूँ, चलो मैं अब एसी में बनाना चालू करूंगा, भाई सब कंपनी मेरे ही कंपनी का एसी का रिमोट यूज करते हैं, तो मैं भी एसी क्यों ना बनाऊं। तो अब आपने क्या किया, बिजनेस एक्सपांड किया, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन, रिप्लेसमेंट डिसीजन क्यों, ये जिस मशीनरी से मैं रोबोट बनाता था ना, वो मशीनरी मैंने 20 साल पहले खरीदी थी,
अब क्या हो रहा है कि वो इतने अच्छे से ये मशीनरी नहीं बना रही, लेटेस्ट मार्केट में जो मशीनरी है वो 1 घंटे में, 1 दिन में 1000 रिमोट बनाती है, और अभी जो मेरी मशीन है वो 1 दिन में सिर्फ 400 रिमोट बनाती है, मतलब 600 रिमोट जो है वो कम बनाती है। तो क्या मैंने ये रिवर्स, क्या ये रिप्लेस करनी चाहिए मशीन? आप बोल सकते हो सिर्फ इतना देख के, 1000 और 400 देख के बोल सकते हो कि हाँ करनी चाहिए, बट आपको बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं कि कॉस्ट क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है सर। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या कि पहले मैं सिर्फ एसी का रिमोट बनाता था, अब मैं टीवी का रिमोट भी बनाऊंगा, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। बाय करें और लीज करें, कि मैंने ये एसी के रिमोट बनाने के लिए जो मुझे मशीनरी लगता है कि उसमें से मैंने कुछ पार्ट मैंने खरीदना चाहिए, बेच मतलब लीज पे लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल से कि यहाँ पे एक जगह है कि जहाँ पे मैं इसकी फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, तो क्या वो जगह मैंने लीज पे लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लीज पे लेनी चाहिए, या मैंने खरीदनी चाहिए, कौन सा जो है मेरे बेनिफिशियल है? एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि भाई पहले की रिमोट में आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, अब आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी भी मिलती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो है आपको खर्चा होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा ऐसा नहीं होता है कि छोटा मोटा, सबसे ज्यादा पैसा R&D में ही लगता है, फाइनल प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते में हो जाता है। ठीक है, आपको लगता रहेगा कि भाई इतनी सी चीज इतने महंगे क्यों बेच रहे हो, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, बट उसके ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है ना वो बहुत बड़ा है, उसका कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा है सर। तो ऑब्वियसली वो हर एक प्रोडक्ट से रिकवर किया जाएगा आपसे। एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब क्या? एडिशनल फंड्स टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में दिया। एक्सपांशन मतलब क्या? एडिशनल फंड्स क्यों चाहिए? कि फिक्स्ड एसेट में पैसे डालने के लिए, इंटेंट टू एक्सपांड। क्लियर है सर? जैसे कि प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, फिक्स्ड एसेट हुआ, एक्सेट्रा, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया था 400 रिमोट और 1000 रिमोट का। क्लियर है सर? रिप्लेसमेंट क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी जो है वो ओल्ड हो जाएगी, वेयर एंड वेयर आउट और एब्सोल्यूट ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। सो न्यू टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है, इसके वजह से क्या हमने रिप्लेसमेंट करनी चाहिए क्या, या नहीं करनी चाहिए, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है सर? बाय और लीज, कि हमने बाय करना है या लीज करना है, बाय करना है और लीज करना है। लीज करोगे तो क्या होगा? लीज करोगे तो सीरीज ऑफ एनुअल और मंथली रेंटल पेमेंट, मतलब मेरे को हर मंथ पे रेंट पे करना पड़ेगा ना, हर साल रेंट पे करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ फैक्ट्री वाले बोलोगे साल में हम लोग फर्स्ट डे पे ही पूरे साल का जो है रेंट ले लेंगे, तो मुझे एक साल में रेंट इतना बड़ा पे करना पड़ेगा। ठीक है सर? हम्म, और परचेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कमिटमेंट ऑफ फंड्स बट नॉट फर्दर पेमेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे एक साथ कमिटमेंट आ जाएगा, बैंक लोन छोड़ दो, आप ऐसे समझो कि आपके पास अभी पैसा दो दोगे, आपको बैंक को रीपेमेंट ईएमआई पे करना पड़ेगा, ऐसा समझो फिर। ठीक है सर? कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ टू अल्टरनेटिव मेथड शुड बी मैच, कि हमको क्या देखना पड़ेगा भाई, कौन सा मेथड मेरे लिए बराबर है, कि भाई सस्ते में लूंगा तो मतलब लीज पे ले लूंगा तो सस्ता पड़ रहा है, या फिर खरीदूंगा तो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, बट आप मेरे को ध्यान दो, ये तो हुआ सिर्फ अपना बुक स्टोरेज। अब एक रियल लाइफ में ध्यान दो, कॉस्ट और बेनिफिट, इसके अलावा और कोई फैक्टर रहेगा क्या जो डिटरमाइन करेगा हमने बाय करना चाहिए और लीज करना चाहिए? यस, एक फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। जो जगह होती है ना, जगह वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे अपनी होते हैं। फॉर एग्जांपल से फैक्ट्री के लिए इतना ये मैटर नहीं करेगा, बट आपको कोई दुकान डालना है तो दुकान की जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, तारक मेहता में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर उधर से हिल गया और कहीं और चला गया तो क्या हो जाएगा भाई, उसका सेल कम हो जाएगा। वहां पे अगर किसी ने नया इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान डाला तो वो उसका सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को वहां जाने की आदत हो गई है। इसीलिए अगर क्या हुआ, आपने किसी पर्सन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपने कृष्ण नायर से जगह रेंट पे ले ली, कृष्ण नायर, कृष्ण नायर ने देखा भाई ये मेरे दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खोल के बैठा है, इसका धंधा बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब जब ये लीज रिन्यू करने आएगा इसको रिन्यू नहीं करने दूंगा, इसको निकाल दूंगा, मैं अपना अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स खोलूंगा, इडली इलेक्ट्रॉनिक्स खोलूंगा, और मैं ऑटोमेटिकली मेरा धंधा फर्स्ट डे से चालू हो जाएगा। क्लियर है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहिए तो इसको एक बार देख लो, ये बहुत ज्यादा आपको काम आते वाले हैं। यस सर।
चलो सर ये भले रिवीजन लेक्चर्स हैं, बट ये चैप्टर में मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, टाइम ले लेके जाऊंगा, आपको भी टाइम दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट। अगर मैं किसी चैप्टर को इतना टाइम दे रहा हूँ तो उसके पीछे ऑब्वियसली कोई तो रीजन ही रहेगा ही। यस सर। ठीक है सर। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल वेटिंग क्या है आपको ऑलरेडी समझ आ गया रहेगा, सिर्फ हेड पॉइंट्स पे ध्यान दो, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है कि लॉन्ग क्रूशियल डिसीजन, मतलब बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, अफेक्टिंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट ही गलत गया तो हर एक टीम, मार्केटिंग टीम अफेक्ट होगी, सेल्स टीम अफेक्ट होगी, अपना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होगा, सब कुछ अफेक्ट होगा। रन डिसीजन क्यों? क्योंकि अगर ये लॉन्ग पीरियड में हमको रन करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फर्म का मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया भाई, पैसे अटक गए ना, ब्लॉक हो गए ना पैसे, तो सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, बहुत सारा पैसा इनको लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मैंने आपको बताया था। रिजिड है, ऐसा नहीं कि आज डिसीजन ले लिया कल चेंज किया, रिजिड डिसीजन होता है। वंस फर्म्स आर कमिटेड इन अ प्रोजेक्ट, दे आर टू बी कंटिन्यूड टू द एंड, लॉस और प्रॉफिट नो मैटर। क्लियर है सर? कैश फोरकास्ट मतलब हमको क्या करेगा, सब्सटेंशियल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, ओवर इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, मतलब क्या हो जाएगा, ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट अगर कोई हुआ, क्या हो जाएगा, अगर किसी मैंने जगह पे मेरे को 10 रुपए इन्वेस्ट करने थे, मैंने क्या किया, 50 रुपए इन्वेस्ट किए, अरे भाई इतनी जरूरत ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। और कहीं पे मुझे 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, मैंने डाले कितने रुपए, मैंने डाले 30 रुपए, क्या हुआ, अरे भाई वो मेरी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही है, वहां पे पैसे ही मेरे को नहीं, बहुत कम पैसे डाले तूने, वहां की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रही है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे देने चाहिए। क्लियर है सर? हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग इन लॉन्ग टर्म प्लान। क्लियर है? याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, प्रोसेस क्या है, एक तो इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग मतलब क्या, देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि हम लोग देखेंगे कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को लगाना है ये माचिस की डब्बी है ना, ये माचिस की डब्बी के, ये क्यों रखी है सर? सर दिया लगता है इधर, इसके लिए रखी है। हाँ, अलग कुछ ऐसा गलत मत समझना, ठीक है? ये माचिस की मेरे को डिब्बी लगानी है, ये माचिस की डिब्बी मेरे को बनानी है, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि मैं देखूंगा कि मैंने क्या किया, मैंने दो तीन ऑप्शंस थे कि मैं माचिस की डिब्बी बनाऊंगा, या स्टेपलर बनाऊंगा, या फिर एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। मैंने इवेल्युएट किया और बोला इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, मैं ये बनाऊंगा, बहुत सस्ते में बन जाएगा। तो अब इसका क्या हुआ, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को प्रोजेक्ट कहाँ डालना है, फिर मैंने इसके लिए क्या मटेरियल लगेगा, कौन सा मेरा प्रोड्यूसर रहेगा, क्या से मैं प्रोक्योर करूंगा, सब कुछ मैं यहाँ से सिलेक्शन वगैरह करूंगा, और फिर मैं मेरे प्रोजेक्ट को चालू कर दूंगा। आप खुद इमेजिन करो, आपको अगर कोई रहता ना, सपना रहता है कि भाई मैं आगे जाके एक कार की कंपनी खोलूंगा, मैं बाइक की कंपनी खोलूंगा, मैं ये फोन की कंपनी खोलूंगा, मैं कुछ तो करूंगा, तो करोगे क्या? आपने एक तो सबसे पहले डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है, फिर कैसे करना है आप देखोगे, एंड उसके बाद आप अपना प्रोसीड करोगे। क्लियर सर? स्टेप्स क्या हो जाएगी कि हमको क्या है, जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन डिफरेंट सोर्सेज, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फाइल इट इज क्लासिफाइड अंडर इन न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब क्या कि मैं अभी से, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि मैंने ये रिमोट ही बना रहा था, ठीक है? तो अब मैंने क्या करना चाहिए, ये रिमोट को और एडवांस करना चाहिए, या मैंने टीवी का भी रिमोट बनाना चाहिए। यस। उसके बाद क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग, इसकी जो मशीन थी, जो मेरे को 1000 रिमोट बनाने की अभी मशीन मेरे को मार्केट में मिल रही है, तो क्या मैंने 400 की बेच के 1000 की लेनी चाहिए या नहीं, मेरा कॉस्ट किस में बच रहा है, हर एक चीज मेरे को देखनी चाहिए। ऐसा हो रहा है कि ये रिमोट मेरे को 1 रुपए में एक रिमोट बना रहा है, वो मशीन मेरे को 10 रुपए लगा रही है एक रिमोट की, तो आप सिर्फ नंबर के हिसाब से कहो जाओगे तो आपको वो अच्छी लगेगी, बट आप कॉस्ट के हिसाब से जाओगे तो आपको ये मशीन अच्छी लगेगी। क्लियर है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब में क्या लगता है, ये सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। ये पहले रिमोट आता था सिर्फ इतना सा, फिर आपने इसमें इतने फीचर्स जो है ऐड किए, थोड़े और ऐड किए, थोड़े और ऐड किए, तो ये सब क्या हो गया, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने ये सब फीचर्स में ऐड किए। क्लियर है सर? एक्सप्लोरेशन, वही सेम चीज, अदर लाइक एक्विजिशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब क्या, जो अपना नॉर्म्स होते हैं अपने कंपनी लॉ में पढ़ा रहेगा, सीएसआर रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है कि मैंने पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वो सब। ठीक है सर? इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट में क्या देखेंगे आप, कॉस्ट एंड बेनिफिट देखेंगे ऑब्वियसली,
सबसे पहले हम देखेंगे अपना बेनिफिट की कॉस्ट किसमें कम लग रही है, फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है, एंड जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा हम वो प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है सर? एग्जीक्यूशन मतलब क्या? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब काम करना एक्चुअल में हम चालू करेंगे। तो यहाँ तक का जो था अपना बेस था चैप्टर को समझने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में जो अपने चैप्टर में जो सम्स आते हैं उसके रिलेटेड स्टार्ट करेंगे देखना। क्लियर है सर? सो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि एक तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, मतलब क्या कि आपके पास क्या है ना, आपके पास एक प्रपोजल आया। यस, प्रपोजल शादी कर रहे सर, चलो शादी का एग्जांपल लीजिए। एक्सेप्ट और रिजेक्ट कि आपके पास एक प्रपोजल आया, अभी सिर्फ एक ही प्रपोजल है, आगे जाके आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, आपको सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है, इससे शादी करनी है या इससे शादी नहीं करनी है, इससे शादी करनी है या इससे शादी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब क्या होगा, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मतलब क्या, आपके पास ऑप्शन है ए, आप इस लड़के से शादी करो, ऑप्शन है बी, इस लड़की से शादी करो, शादी तो करनी पड़ेगी, इससे कर या फिर इससे कर, इन दोनों में से कोई तो सिलेक्ट कर, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। और कैपिटल रेशन डिसीजन मतलब क्या, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये दो को ठीक से देख लो, आपको ऑलरेडी समझ ही गया रहेगा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट मतलब क्या। प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड और प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ओके, ये किसके बेसिस पे करेंगे हम, ये करते हैं हम पूरा फंडामेंटल डिसीजंस के ऊपर। एक सेकंड, स्क्रीन प्रॉब्लम दे रही है, कैसे कैसे प्रॉब्लम दे रही है स्क्रीन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मतलब क्या, चूज अ सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली लड़की की बात छोड़ो, प्रोजेक्ट पे आ जाओ। क्या प्रोजेक्ट करेंगे हम कि मुझे जहां पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, मुझे प्रोजेक्ट ए से फायदा हो रहा है 100 रुपए का, प्रोजेक्ट बी से फायदा हो रहा है 10,000 रुपए का। भाई कोई पागल ही रहेगा जो 100 रुपए का फायदा वाला प्रोजेक्ट लेगा। मुझे प्रोजेक्ट ए से फायदा हो रहा है 20 रुपए का, प्रोजेक्ट बी से फायदा हो रहा है -20 रुपए का, अरे लॉस हो रहा है, लॉस, ये प्रोजेक्ट तो मैं कभी भी नहीं लूंगा, ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा ही नहीं, मैं प्रोजेक्ट ही नहीं करूंगा एक टाइम पे। बट ये नहीं करूंगा क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए तो मेरे पास 20 रुपए का नुकसान होगा, मेरे पास सिर्फ 80 रुपए बचेंगे, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। क्लियर सर? और कैपिटल रेशनिंग डिसीजन मतलब, कैपिटल रेशनिंग मतलब क्या, सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर लिमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल है आपके पास, उसमें आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना। सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट आउट ऑफ मेनी, मेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे, इसमें से मेरे को सिलेक्ट करना है बेस्ड अपॉन लिमिटेड कैपिटल की। अपने पास भाई एक प्रोजेक्ट है जहां पे मुझे फायदा हो रहा है 20 रुपए का, बट वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट लगती है 100 रुपए, बट मेरे पास पैसे ही 80 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिटेड कैपिटल में अपना प्रोजेक्ट ढूंढूंगा। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट विच विल मैक्सिमाइज ऑफ टोटल एनपीवी। अंडर कैपिटल रेशनिंग प्रोजेक्ट्स आर रैंक यूजिंग क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ रिटर्न एंड आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या, मैं देखूंगा मेरे को प्रोजेक्ट ए से फायदा हो रहा है 20 रुपए का, तो मैं उसको नंबर 1 पे रखूंगा। प्रोजेक्ट बी सी से फायदा हो रहा है मुझे 15 रुपए का, तो मैं उसको नंबर 2 पे रखूंगा। ये 10 रुपए का फायदा हो रहा है, मैं इसको नंबर 3 पे रखूंगा। ये मेरा फायदा 0 रुपए का हो रहा है, तो मैं इसको नंबर 4 पे रखूंगा। तो ये क्या हो गया, रैंक 1 मेरा हो गया 20, फिर आया 15, फिर हुआ 10, फिर आया 0, तो ये हो गई मेरी रैंकिंग। सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज एंड फोरकास्टिंग मतलब क्या, कि आपके कैश फ्लोज है उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सर वाह, क्या एक्सप्लेन किया सर। यस, कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हिच यील्ड्स रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, यील्ड का रिटर्न मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस एक बार बताता हूँ। यील्ड रिटर्न मतलब आपने जितने पैसे लगाए उस पे आपने कितने पैसे कमाए, आपने जितने पैसे लगाए उस पे आपने कितने पैसे कमाए, उसे बोलते हैं यील्ड। क्लियर है? एंड फोकसेस ऑन कैश फ्लोज रादर देन प्रॉफिट, ये किस पे फोकस करता है, कैश फ्लो पे फोकस करता है रादर देन प्रॉफिट। इनिशियल कैश फ्लो, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। ठीक है सर? इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल मतलब जो कैश हमको पैसे, कैश स्पेंड ऑन एक्वायरिंग द असेट, मतलब डे वन इनिशियली कंपनी स्टार्ट करने के पहले, धंधा स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट खरीदने के पहले मेरे को जो कैश लगेगा उसे बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। अरे भाई इनिशियल है, पहले ही लगेगा, काम ही नहीं चालू कर पाऊंगा मैं इसके बिना, इसको बोलते हैं इनिशियल कैश फ्लो। इनिशियल कैश फ्लो का मीनिंग क्या आएगा, अगर मेरे को कोई
ट्यूबलाइट बनानी है, ट्यूबलाइट बनानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ खरीदना पड़ेगा बनाने के लिए, असेट रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो परचेस ऑफ न्यू असेट, मेरे को उसकी मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा कुछ पैसा लगेगा। पैसा लगेगा मतलब क्या, मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। हेंस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आउटफ्लो निकाल रहे हैं, इसीलिए हेंस एडेड। लोग कंफ्यूज होते हैं यार, आउटफ्लो क्यों ऐड कर रहे हैं, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव हुआ ना। अरे पागल आदमी, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल आउटफ्लो। आउटफ्लो डे वन पे हमारे जेब से कितने पैसे गए, तो ये पैसे गए हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे गए हैं तो ऐड करेंगे। जब हम लोग कितने पैसे गए हैं तो गए हैं अगर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ऐड ही करेंगे ना, समझा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी इसमें, दिमाग मत लगाओ, कॉस्ट हम लोग सब टोटल कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसमें कॉस्ट कौन सी लगती है, इसमें कॉस्ट लगती है कॉस्ट ऑफ असेट, बराबर, ऑब्वियस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो असेट चलेगी ही नहीं जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कॉस्ट अगर अपने मशीन तक पहुंचेगी, आपके फैक्ट्री तक पहुंचेगी ही नहीं, तब तक आप उसको चलाओगे कैसे। एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट, इंसिडेंटल मतलब जो भी अदर खर्चे लगते हैं वो अपने सब अकाउंट में पड़ा रहेगा। क्लियर है सर। दैट इज all the costs to be incurred for the asset to bring it into workable condition are taken into consideration। देख लो सर, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हम इसमें से माइनस करते हैं सैल्वेज वैल्यू। यस सर। सो इसमें क्या है, केस ए, अगर इसमें आपको कोई इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट दिखेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब नॉर्मल दिमाग में, टैक्स आपका खर्चा है, टैक्स आपका सेविंग है, टैक्स आपका क्या है। इज पेइंग टैक्स इज योर एक्सपेंडिचर और इज योर इनकम। पेइंग टैक्स इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा तो मेरा वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फायदा। मुझे एक बात बताओ, टैक्स कब पे किया जाता है, जब आपको फायदा होता है तब टैक्स पे किया जाता है, या जब आपको नुकसान होता है तब आपको टैक्स पे। ऑब्वियसली आपको जब फायदा होता है तब आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब मेरा फायदा था 100 रुपए का, मेरा टैक्स कितना हुआ, मेरा टैक्स हुआ 20 रुपए का, मतलब मेरा नेट फायदा तो कितना हुआ, 80 रुपए का। तो 20 रुपए ही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जो टैक्स ऑन गेन जो होगा वो इसमें ऐड होगा। क्यों, क्योंकि टैक्स जो है वो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली मेरी मशीनरी थी 100 रुपए की, बेची मैंने 80 रुपए में, मतलब मुझे नुकसान हो गया 20 रुपए का, 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो मेरा नुकसान हो गया, उसके वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और उतने से मेरा टैक्स अमाउंट भी बचेगा, तो टैक्स सेविंग हो जाएगी, सेविंग। सो टैक्स ऑन लॉस, अगर लॉस पे कोई टैक्स हुआ तो मैं उसको माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरा आउटफ्लो कम हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे कोई चेंज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट रहेगी तो, मतलब क्या, चेंज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था वर्किंग पहले का रिवीजन लेक्चर। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, डे टू डे लगने वाला पैसा। अगर मुझे और पैसा लगने वाला है, मेरे को पहला काम हो रहा था, मेरा पहला सिर्फ 100 रुपए में काम हो रहा था, अब मुझे 200 रुपए लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा आउटफ्लो बढ़ जाएगा, मेरे को वर्किंग कैपिटल और डालना पड़ेगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल मेरा ऐड हो जाएगा। एंड मेरा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कब होगा, जब वो कम हो जाएगा। क्लियर है सर। तो टोटल इनिशियल आउटफ्लो ये इससे मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे इंटर में, इस चैप्टर का। तो प्लीज इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लो सर, फटाफट रिवाइज करो। क्या था, हम क्या निकाल रहे थे, पहला इनिशियल कैश फ्लो। इनिशियल कैश फ्लो मतलब क्या, डे वन का खर्चा। डे वन में जो मेरा खर्चा क्या होगा, असेट खर्चा होगा मेरा, उसका इंस्टॉलेशन खर्चा होगा, उसका मेरा ट्रांसपोर्टेशन और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी होगा वो खर्चा होगा। ठीक है। इसमें और क्या खर्चा हो जाएगा मेरा, अगर भाई मेरा कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल मुझे लगता रहेगा तो वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती रहेगी, पहले मुझे 1000 लग रही थी, अब मुझे सिर्फ 500 लग रही है, तो ये 500 एक्स्ट्रा जो है वो मैं घर लेके आऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल में वहां से निकाल दूंगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा, टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे होगी, मेरे पास पहले मशीनरी थी 100 रुपए की, उसको मैंने बेचा 120 रुपए में, तो फिर मेरा 20 रुपए का फायदा हुआ, तो ये 20 रुपए में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स आउटफ्लो में ऐड करूंगा। और अगर मेरे पास मशीन थी 100 रुपए की, मैंने उसको बेचा 80 रुपए में, तो मेरा नुकसान हो जाएगा 20 रुपए का, तो यहाँ पे मेरा टैक्स सेविंग हो जाएगा। यस सर। और सम कॉस्ट जो है वो कभी भी हम इसके लिए लेते नहीं है, इसके लिए डिसीजन मेकिंग में। क्यों, क्योंकि वो सम कॉस्ट है, वो कॉस्ट हो गया। आप एग्जाम के बाद अगर रोते बैठोगे कि सर मैंने पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो कोई फायदा है क्या, नहीं। अगर आपको पेपर चालू रहते टाइम अगर आप बोलोगे सर मेरा आज का पेपर बहुत खराब गया,
क्या मैं अगली पढ़ाई करूँ या नहीं? भाई पागल है, ऐसे सवाल पूछने के नहीं। तो अगले पढ़ाई आपको करनी ही चाहिए। तो ये क्या हो रही है, आप जो एग्जिस्टिंग पेपर जो आपका खराब गया उसके बारे में जो बात कर रहे हो उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। मतलब अभी कुछ उसका कुछ फायदा है नहीं। उस पेपर में आप 40 आ जाएगा, वो पेपर ही टफ था, वो पेपर में आपको 40 आ जाएगा, वो पेपर में आपको 45-50 आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट दे देगी। बट अगर आप रोते बैठोगे और अगले पेपर की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, सम कॉस्ट के शिकार हो जाओगे। मतलब ऐसी चीज जो ऑलरेडी इनकर हो गई है, आपने सिर्फ उसके बारे में सोचते बैठे और आपने और आगे का नुकसान आपका करवा लिया। क्लियर है सर? ये था मेरा इनिशियल कैश फ्लो। अब आता है अपना सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो मतलब क्या, जो हमें आगे के पीरियड में कैश फ्लो जो है वो पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। मतलब क्या, आउटफ्लो इन द सब्सिक्वेंट पीरियड एज ऑफ मेजर रिपेयरिंग, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। यस सर। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लोज आर टू बी एस्टिमेटेड ऑन आफ्टर टैक्स। ऑब्वियसली हम लोग एस्टिमेट ही कर सकते हैं ना। आज के दिन मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरे को अगले साल 10 लाख रुपए का फायदा होगा? भाई ऐसे मैं हवा में फिगर नहीं लूंगा। हाँ मैं बोलूंगा भाई मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर डाले, मेरे फास्ट ट्रैक बैच भी चालू है, रेगुलर बैच भी चालू है, इंटर में भी पढ़ा रहा हूँ, फाइनल में भी पढ़ा रहा हूँ, अगले साल में 1 लाख रुपए कमा लूंगा। हाँ, तो मैं अगर बोलूंगा मैं अगले साल 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो बराबर बात है। बट मैं बोलूंगा भाई मैंने सिर्फ है ना अपने रेगुलर बैच अपलोड किए बस, वो भी फाइनल की, इंटर में मैं पढ़ाता नहीं, नहीं पढ़ाना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, रिवीजन रिवीजन करूंगा नहीं, कुछ नहीं, ऑडियो रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, और मैं बोलूंगा अगले साल का मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, कोई पॉसिबल नहीं है भाई, चांस ही नहीं है सर। यस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो हम क्या करते हैं उसको एड बैक करते हैं। सर एड बैक क्यों कर रहे हैं, माइनस से क्यों कर रहे हैं उसमें, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, और हमने अभी पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर से हमको क्या मिलता है, टैक्स सेविंग मिलता है। यस सर। चलो इसको ना टेबल से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सेल्स। सेल्स से क्या माइनस होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस बोलते हैं जो इसे। तो सीओजीएस से हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम या फिर ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स है डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो लाइट बिल रहेगा, ये रहेगा, वो सब हम लोग वहां से डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ईबीआईटी, पीबीआईटी, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ भी बोल सकते हैं, सबका नाम सेम है, गंगाधरी शक्तिमान है। क्लियर है सर? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हम लोगों का सबसे पहले रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सबसे पहला रेवेन्यू आ जाएगा मेरा सेल्स। ठीक है। मैंने कोई तो बेचा, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, मैंने क्या बेचा, मैंने एक बेचा बल्ब। बल्ब जो है वो बेचा, तो बल्ब बेच के मुझे कुछ पैसा आया। अब वो बल्ब बनाने के लिए तो मुझे कॉस्ट लगेगी ना, वो कॉस्ट मैंने यहाँ से माइनस कर दी। और उसके बाद मुझे क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब क्या, एक बल्ब बचा के मैंने कितना मेरा खर्चा लग रहा था और कितने में बेचा, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से मैं बाकी खर्चा, टोटल बल्ब बनाने के लिए जो मुझे खर्चा लगा, मैं उसमें इसको यहाँ से माइनस करूंगा। ये बल्ब बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ एक मशीनरी खरीदी थी, उसका डिप्रिसिएशन जो ओवर द ईयर हम एलोकेट करते हैं उसको माइनस करूंगा, मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब क्या, मैंने ये बल्ब की फैक्ट्री डालने के लिए जो लोन पे पैसे लिए थे, जस्ट जिसपे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अभी तक मैंने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इसके लिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी हो, पीबीआईटी हो, पीबीआईटी मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग इनकम हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग मार्जिन हो, कोई भी वर्ड रहने दो, इसका सबका मीनिंग सेम है। इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है हम इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, फिर हमको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है सर? यहाँ पे ये एक लाइन जो है वो मिस प्रिंट हो गई है। सबसे पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो उसके बाद आपको मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सब टैक्स पे करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक करेंगे, जिससे ऊपर बोला था, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स का बेनिफिट तो ले लिया, फिर हमको मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ईबीआईटी माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। यस सर। देख लो इसे फटाफट। रिवीजन में भी मैंने मल्टीपल रिवीजन
यस सर। सर प्लीज इसको रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके चैप्टर के जो है क्वेश्चंस जो है वो गलत जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट दिए, उसे देख लो क्या है नोट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज टेकन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब आपने सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिया है, विच इज अराइव आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इज टू बी एडेड अलोंग विद द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। सर कुछ नहीं समझा, हमको प्रैक्टिकली मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है बट इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है हमने माइनस किया है, चार्ज किया है, ठीक है सर। उसमें हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये हो गया अपना नॉन कैश, ठीक है सर। उसके बाद ऐड इंटरेस्ट करेंगे नेट ऑफ टैक्स, फिर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स माइनस क्यों करेंगे भाई, इंटरेस्ट में से हमको सिर्फ टैक्स सेविंग वाला पार्ट निकालना है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं निकालना है। हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस किया है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट में से टैक्स का पोर्शन निकालना है, टैक्स का पोर्शन हमको निकालना है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। देयर इज टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब क्या, टर्मिनल भाई जैसे इनिशियल रहता था उसका अपोजिट होता है टर्मिनल। इनिशियल मतलब चालू करते टाइम, टर्मिनल मतलब बंद करते टाइम। तो टर्मिनल कैश फ्लो क्या हो जाएगा, इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब आखिरी का ईयर, उसका आखिरी का टाइम में जाने का टाइम आ गया उसका, ठीक है। सो इन एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ of the asset or at the time of termination of the project. Usually some additional cash inflows occur in addition to the operating cash inflows, such as सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू मतलब क्या, भंगार वाले, जो भंगार में बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं सैलवेज वैल्यू। रीसेल ऑफ वर्किंग, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिलीज मतलब क्या, पहले जिसको कि हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो अपना क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, तो अब मेरा धंधा खत्म, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत खत्म, तो मेरा वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है सर। देखो, working capital that is introduced at the beginning will no longer will be required at the end of the life of the asset or at termination of the project. Yes sir. Moreover, tax implication impact on gain or loss of sale of asset if the block of asset ceases. ठीक है, ऑब्वियसली ब्लॉक ऑफ एसेट सीज हो जाएगा, तो इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, ये हमने जो डीटी में पढ़ा था उतना डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ परसेंटेज से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेल किया, प्रॉफिट में सेल किया तो टैक्स पेबल, लॉस में सेल किया तो टैक्स रिसीवेबल, टैक्स सेव्ड। यस सर, टैक्स रिसीवेबल मतलब गवर्नमेंट से कोई टैक्स नहीं मिलता है आपको, बट आपको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ता है। क्लियर है सर। सो ये हो गया अपना टर्मिनल कैश फ्लो। सो टर्मिनल कैश फ्लो में पहली क्या आ जाएगी, भंगार वाले, भंगार में जो आपने बेचा वो क्या, मतलब क्या, स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप इसमें, ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, सेविंग्स। ऐड क्या करेंगे हम लोग, सेविंग्स ऐड करेंगे। मतलब क्या, अगर मेरा लॉस होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा टैक्स बचेगा, तो वो बचा हुआ हम ऐड करेंगे। और अगर मुझे प्रॉफिट होता रहेगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा तो मुझे वो लेस करना पड़ेगा मेरा कैश इनफ्लो में से। यस सर। और क्या हो जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा, मतलब क्या, फ्री हो जाएगा मेरे का, अभी वहां पे कोई वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वहां से वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर है सर। किसी को अगर ये वाला पार्ट देखना है तो वो देख सकता है सर। क्लियर है सर। अब आता है मेन डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड द प्रॉफिट, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सर अपना कैश फ्लो आ गया मतलब फायदा हो गया, नहीं। कैश फ्लो अलग रहता है, प्रॉफिट अलग रहता है, पहली बात ये जान लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम, ठीक है सर। अभी वो स्टार्टअप नहीं है बट एक टाइम पे वो बहुत बड़ी स्टार्टअप थी, ठीक है सर। एटीएम का क्या हुआ, पेटीएम के पास कैश फ्लो बहुत आ रहा था बट पेटीएम का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि पेटीएम ने इनिशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा किया था, हर एक चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए उनको पैसे तो आ रहे थे, इसलिए क्या हो रहा था उनको एक्सीडेंट। तो पेटीएम के केस में क्या हो रहा था कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, बराबर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो क्या हुआ, जो कॉस्ट उनका एलोकेट हो रहा था, जो कॉस्ट वो हर साल बेयर कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा था उनके इनफ्लो से। मतलब क्या, उनको कैश फ्लो तो आ रहा था, कैश इनफ्लो तो आ रहा था, बट उनका जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट था, वो बहुत ज्यादा था, इसलिए वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे। इसलिए देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, ठीक है सर।
अगर आपको कच्चा पक्का समझ आ गया रहेगा तो बुक से पक्का पक्का कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कैश फ्लो एंड प्रॉफिट बोथ आर बोथ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर्स इन एनी बिजनेस। क्या है ये? इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर्स है किसी की बिजनेस के अंदर। यस सर। बट कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट आर नॉट द सेम थिंग। ये कोई भी सेम चीज है नहीं। प्रॉफिट अलग होता है, कैश फ्लो जो है वो अलग होता है। यस। तो प्रॉफिट एंड कैश फ्लो अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैश फ्लो रेफर्स टू द नेट बैलेंस ऑफ कैश मूविंग। कैश फ्लो मतलब क्या? कि नेट बैलेंस ऑफ कैश मूविंग, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, नेट बैलेंस जो है वो कैश मूविंग का बताता है। मूविंग मतलब क्या? इनफ्लो एंड आउटफ्लो into the business and out of the business at a specific point in any time। क्लियर है सर? कि एक पॉइंट पे क्या हो रहा है वो दिखाता है। ठीक है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो है, ये था मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। ठीक है। और प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज टिपिकली डिफाइंड एज द बैलेंस दैट रिमेन्स। मतलब क्या? कि आपका सारा का सारा खर्चा माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है, रेसिड्यूअल। क्या बचता है? रेसिड्यूअल, उसे बोलते हैं प्रॉफिट। सो रेसिड्यूअल इनकम, ऐसा भी उसको बोलते हैं। रेसिड्यूअल इनकम, रिटेन इनकम, मतलब क्या? बची हुई इनकम, उसे बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है सर। ये बेसिक अपने को इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है आप लोग वो पढ़ लेते। ठीक है। प्रॉफिट इज मेजर्ड एट द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट अपने सेल्स अकाउंट्स में पढ़ा ही रहेगा। ठीक है सर। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या रखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट मतलब क्या? व्हाट इज प्रॉफिट? ठीक है। इतना ऊपर का पढ़ने की जनरली जरूरत है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी चीजों में मैं टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करूंगा, मेरा भी नहीं करूंगा। सो रेवेन्यू क्या है? क्यों? क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। क्लास के अंदर अपन यही पे दो दो तीन तीन लेक्चर लेते हैं। ठीक है सर। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या? कि मैंने प्रोडक्ट बेचा, कितने का प्रोडक्ट बेचा? 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर क्या है? ये मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए 80 रुपए का जो है वो खर्चा आ गया था, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? जो खर्चा मशीनरी का अपन ने एलोकेट किया था हर साल, बट पर यूनिट उसको क्या किया? डिवाइड बाय यूनिट करके पर यूनिट मेरा खर्चा निकला। कितना निकला? मेरा खर्चा निकला 10 रुपए, तो मुझे कितना हुआ? 80 90 रुपए मेरा टोटल कॉस्ट हुआ, तो मेरा 10 रुपए का जो है प्रॉफिट हो गया। तो ये 10 रुपए क्या है? 10 रुपए है मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपना क्या था? नॉन कैश आइटम था। क्या था? नॉन कैश आइटम। ठीक है सर। एंड दूसरा टर्म्स क्या था? कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या? सिंपल, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया। जेब में अपने पास कितना कैश आया, रोकड़ा, और जेब से कितना रोकड़ा गया। क्लियर है सर? सो कैश फ्लो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या? रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या? मुझे पैसा इनफ्लो आया, इनफ्लो, माइनस एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो अपन ने डे वन पे किया था। इधर क्या किया था अपन ने? इधर देखो, इधर अपन ने डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस किया था। डिप्रिसिएशन मतलब क्या था? डिप्रिसिएशन मतलब जो खर्चा मैंने एलोकेट किया था ओवर द ईयर। और कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो मैंने खर्चा किया है वही। मतलब जैसा हो सकता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द डेप्रिसिएशन, दिस इज डेप्रिसिएटेड ओवर द ईयर्स। मतलब आज मैंने 100 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो मुझे 10 साल फायदा देने वाला है, तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन 10 10 रुपीज आ जाएगा। बट इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में मैंने जेब से आज ही 1000 रुपए गए हैं, आज ही 100 रुपए गए हैं, तो मैं आज ही उसको माइनस करूंगा। तो ये हो गया मेरा कैश फ्लो। सो कैश फ्लो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस कैपेक्स। कैपेक्स मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीपी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईएक्सपी, सीएपी, कैप कैपिटल, एक्सपी ईएक्सपी एक्सपेंडिचर, एक्सपी। यस, क्लियर है सर? और कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब क्या? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये क्या था? ये कैपिटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस डिप्रिसिएशन, ये था क्या? ये क्या था? ये था अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम क्या ऐड बैक करेंगे? अपन ऐड बैक करेंगे अपना डिप्रिसिएशन, और उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने माइनस किया, तो क्या हो गया? अपने को मिल जाएगा कैश फ्लो। सो प्रॉफिट से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं। क्या है ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये इधर, और ये वाला फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस
ये समझ लो। इवेल्युएशन टेक्निक नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मतलब क्या, यहाँ हम इवेल्युएट करते हैं यूजिंग टू मेथड, डिस्काउंटेड एंड टू डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है सर। सर एक काम करते हैं, इसको विथ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है सर। सो मतलब क्या, चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल थोड़ा सा डिले लेते हैं, पहले बुक से पढ़ते हैं फिर एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि वरना वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सर ऐसे कैसे सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक स्पॉन्टेनियस एग्जांपल के साथ भी आपको पढ़ाते हैं सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्रेजल मेथड। अप्रेजल मेथड मतलब क्या, इट शुड हेल्प द कंपनी टू रैंक इन द ऑर्डर ऑफ डिजायरेबिलिटी। मतलब क्या कि मैंने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कैसा रैंक करना चाहिए। ऑब्वियसली जो ज्यादा फायदा देगा उसको मैं रैंक वन रखूंगा, जो मुझे सबसे कम फायदा है फिर लॉस ले लूंगा उसको मैं सबसे नीचे रखूंगा। एक तो जो लॉस दे रहे वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, अब ये क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट। मतलब क्या, जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल, जो प्रॉफिट नहीं दे रहे वो नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है सर। उसके बाद क्या है कि इट शुड प्रोवाइड क्राइटेरिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव। मतलब क्या, एक ऐसे मेथड कि जहां से हमें क्या होगा कि हम लोगों को ये कौन सा अल्टरनेटिव है, कौन सा चूज करना है, वो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी। और ये क्या होगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था सब कुछ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या कि मुझे आज का खर्चा और आज का आउटफ्लो और फ्यूचर के इनफ्लो दोनों को एक टाइम पे लेके आना है, और आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करके हम देखेंगे कि क्या हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। इसको हम एनपीवी बोलते हैं इस चैप्टर में, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यस सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमने ये सेम चीज देखी थी। सो इट प्रोवाइड्स अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड पैटर्न ऑफ कैश फ्लो। ये सेम चीज हमने देखा था। तो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो तीन मेथड्स दिए, तीन चार मेथड्स दिए हैं। सबसे पहले पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब क्या कि हमारे इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में पे बैक रिकवर हो रहा है, पे बैक रिसिप्रोकल, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। और यहाँ पे कौन से मेथड आते हैं, ये वाले मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो है नेट प्रॉफिट मेथड, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, आईआरआर मेथड, डीपीटी डीपी डीपीबी मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। ठीक है, डीपीबीपी क्लियर है सर? टंग ट्विस्टर टाइप है ना ये थोड़ा। सिंपल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मतलब क्या कि पेबैक पीरियड को हम सिर्फ एक्चुअल टर्म्स में नहीं, डिस्काउंटेड टर्म्स में लिखेंगे यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। क्लियर है सर? मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड एनपीवी मतलब क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए नाम समझ लो, मॉडिफाइड आईआरआर एंड एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है सर, ये टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं, बट ऑब्वियसली ये आज के लेक्चर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, ये हम कल के लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए हम ये लेक्चर में पार्ट वन में इतना है। अगर ये पार्ट वन समझा तो आपको पार्ट टू और इंटरेस्टिंग लगेगा, एक बार इसको रिवाइज कर लो। अब मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।